हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन एंजल रात 29। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी का एक टॉपिक जो कि उपसर्ग है उसको मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया था। आज हम अपना अलग से एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है वर्ण, और वर्ण को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको वर्ण पढ़ाएंगे और वर्ण से जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के माध्यम से एकदम से दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वर्ण से कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और एक बात, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वर्ण किसको कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वर्ण किसको कहते हैं हम सबसे पहले आपको यही समझाएंगे। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा आ से लेके ज्ञ तक, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसी प्रकार पूरा आ से लेके ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। एक शब्द में अगर हम कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जी हाँ दोस्तों, और यह यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये तो हमने आपको बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप लोग यहाँ पे क्या बताएंगे? देखिए, सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गया, लेकिन सबसे बड़ी इकाई भाषा है। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट है वर्ण के उच्चरित रूप को ही ध्वनि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ण को जब हम पढ़ते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो कुछ भी है जो उसको हम पढ़ते हैं, तो उसका जो उच्चारण करते हैं उसी को ही हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ही हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है हिंदी भाषा की लिपि कैसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि देवनागरी, क्योंकि हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देवनागरी लिपि क्या होती है, तो वही लिपि जो हम लिखते हैं, जैसे आ, ई, उ, का, खा, गा, घा, ये सब जो वर्ण है यही हमारा देवनागरी लिपि है। ये तो हो गया हिंदी भाषा की लिपि। अगर कोई ये पूछे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। जो हम ABCD लिखते हैं वह हमारा रोमन है। जी हाँ, और अगर ये पूछ लिया जाए पेपर में तो उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो छोटी छोटी बारीकियां या कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगी। वहाँ हमने आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बताया था। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। क्योंकि देखिए, वर्ण को जब हम बोलते हैं तो उसका कोई सार्थक शब्द नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इन्हीं अक्षरों को जब हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जब इसको बोलते हैं तब वह एक सार्थक शब्द हो जाता है। जैसे का अगर हम अलग लिखते हैं, ला अलग लिखते हैं और माँ अलग लिखते हैं, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन इन्हीं वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं तब उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इसका एक सार्थक शब्द हो जाता है, जिसको कलम पढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट हो जाएगा भाषा के सबसे छोटे भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य है। क्योंकि हमें अगर किसी से कोई बात कहना हुआ तो हम सिर्फ शब्द तो बोलेंगे नहीं कि एक शब्द बोल दो अगला समझ जाएगा। अगले को समझाने के लिए हमें पूरा का पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, और उन्हीं को जोड़ के। जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, तो इसको हमने एक वाक्य बना दिया कि मुझे प्यास लगी है। तो जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं तो यह पूरा का पूरा एक वाक्य बन जाता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति यह समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे भाव क्या हैं। इसीलिए भाषा के सबसे छोटे भाव को अगर पूछा जाए, छोटे भाव को व्यक्त करने वाली इकाई, तो वहाँ पर वाक्य आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा वर्ण, जो कि हमने आपको समझा दिया है। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला। तो वर्णमाला किसको कहते हैं, तो देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन।
तो स्वर देखेंगे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यही एक परिभाषा याद कर लीजिए कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिसको बोलने में किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए, परंपरागत रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायने में हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है कि 13 है कि 10 है। तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एग्जाम में पूछे, अगर मान लीजिए ऑप्शन में 11 दिया है और 13 नहीं दिया है, तो वहाँ पे तो हम 11 ही मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 नहीं दिया है और सिर्फ 13 दिया है, तो वहाँ पर हम 13 को सही मानेंगे। जी हाँ, और अगर ये दोनों ऑप्शन में दे देता है तो वहाँ पर हम 11 को ही सही मानेंगे। वैसे खैर देगा तो नहीं। अब देखते हैं जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हैं 11 स्वर। अब देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे आसान सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप लोग कभी भी यह नहीं भूलेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्वर लिखा हुआ है, स्वर में 3 अक्षर है, आधा सा है, वाह और रा है, सा वा रा। तो इससे याद कर लेंगे पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसे याद कर लेंगे कि स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, दूसरा है मात्रा के आधार पर, तीसरा है जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। अब देखिए मूल स्वर किसको कहते हैं। तो वे स्वर जो सबसे पहले बने हों तथा अन्य स्वर जिससे मिलकर बने हों। जी हाँ, वे स्वर जो सबसे पहले बने हों। जैसे आ ई उ री, मूल स्वरों की संख्या 4 है, आ ई उ री। अगला देखिए दीर्घ स्वर। ये मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उसका दीर्घ बन जाता है। जैसे मूल स्वर की बात की गई है, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ को जब हम जोड़ेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। तो यही जो बड़ा आ बना है यही हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन इसका है कि एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उसका दीर्घ बन जाता है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी प्रकार अगला है संयुक्त स्वर। जब अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बना लेते हैं तो उस नए स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आ प्लस ई बराबर ए बनता है, आ प्लस ए बराबर ऐ बनता है, आ प्लस उ बराबर ओ बनता है, आ प्लस ओ बराबर औ बनता है। तो जो ए ऐ ओ औ है यही हमारा संयुक्त स्वर है। तो इस प्रकार संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हो जाती है। जैसे डेफिनेशन के अनुसार देखिए जब अलग अलग स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे आ प्लस ई, यह अलग अलग स्वर हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे एक नया स्वर बनता है, जैसे ए। तो इसी को हम जो है संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ए ऐ ओ औ। अगला देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और प्लुत स्वरों की संख्या भी 8 है। ह्रस्व स्वर देखिए जिनके उच्चारण में कम समय अथवा एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ ई उ री, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर देखिए जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, उसको ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ री, ये 8 हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब प्लुत स्वर देखिए, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जैसे ओम, जैसे नहीं बोलते ओम ऐसे बोलते हैं, तो उसी को ही प्लुत स्वर कहते हैं। इसको पहचानने का एक तरीका है, जैसे बीच में देखिए ये वाला सिंबल ऐसे जब आ जाता है तो इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं।
अगला है हमारा जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। इसके भी 3 भेद होते हैं। अब यहाँ से देखिए, आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जा है, हा है और वाह है। यहाँ 3 अक्षर हैं, तो इससे आप लोग याद कर लीजिए कि जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्च भाग। अब देखिए, अग्रभाग किसको कहते हैं, मध्य भाग किसको कहते हैं और पश्च भाग किसको कहते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे इसको हम अग्रभाग कहेंगे, और जो ये बीच वाला भाग है इसको हम मध्य भाग कहेंगे, और जो एकदम लास्ट वाला भाग है जीभ का, उसको हम पश्च भाग कहेंगे। अग्रभाग में देखिए कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे ई ए, और मध्य भाग में आ आता है, क्योंकि देखिए आ का उच्चारण करने पर सिर्फ ये जो मध्य वाला भाग है वही ऊपर उठता है। अगला है पश्च स्वर, आ उ ओ औ आ। ये इतना पश्च स्वर है, इनका उच्चारण स्थान जीभ के पीछे वाले भाग से होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।